नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंट के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। टोटल वैकेंसी 537 है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 20 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 19 जनवरी 2026 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स का काम क्या होता है। दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल के तौर पर होता है तो आपको बड़े अधिकारी जैसे कि डीआईजी, आईजी, एडीजी या फिर डीजी की सीक्रेट फाइल्स और ऑफिशियल वर्क को देखना होगा, उनके दस्तावेजों को संभाल कर रखना होगा, उनका सारांश बनाकर अधिकारी के सामने प्रस्तुत करना होगा और डिपार्टमेंट के अंदरूनी मामलों की देखरेख करना शामिल होगा। अगर आपका सिलेक्शन पुलिस सहायक, उप निरीक्षक, लिपिक यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क के तौर पर होता है तो आपका मेन काम डेटा एंट्री और रिकॉर्ड से रिलेटेड होता है, जैसे कि आपको केस फाइलें तैयार करना होता है, रिपोर्ट लिखना होता है, सभी रिकॉर्ड को लिखित या डिजिटल रूप में कन्वर्ट करना होता है। इसी तरह से अगर आपका फाइनल सिलेक्शन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स के तौर पर होता है तो आपका मेन काम फाइनेंस से रिलेटेड होता है, यानी कि आपको पुलिस डिपार्टमेंट के अकाउंट्स मेंटेन करना होता है, सभी बिलों का पेमेंट करना होता है, बजट बनाना और अपने अधिकारियों को फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करना जैसे काम आपको करने होते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इन सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, यानी कि आपने बीकॉम किया हो। अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है लेकिन आपने अकाउंटेंसी में मास्टर डिप्लोमा किया है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और ये मास्टर डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर से ओ लेवल डिप्लोमा भी होना चाहिए, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपने ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या फिर ओ लेवल डिप्लोमा कंप्लीट किया हो। अगर आप अभी डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी कि आप अभी अपियरिंग में हैं, तो फिर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है और फिर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब ओ लेवल डिप्लोमा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, ओ लेवल डिप्लोमा कंप्यूटर से रिलेटेड होता है और ये 1 साल का होता है और ये डिप्लोमा डोएक यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, लेकिन 2011 में इस बॉडी का नाम बदलकर नाइलेट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रख दिया गया। दोस्तों, ये सर्टिफिकेशन बॉडी यानी कि डोएक या नाइलेट के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि अब मैं आगे आपको और जितने भी डिप्लोमा के बारे में बताऊंगा वो सारे के सारे डिप्लोमा डोएक या फिर अभी प्रेजेंट में जो बॉडी का नाम है नाइलेट द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए। इसलिए मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि ये डिप्लोमा नाइलेट द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए या फिर डोएक द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आप इतना समझकर चलना कि ये सभी डिप्लोमा नाइलेट द्वारा मान्यता प्राप्त होने ही चाहिए। अब दोस्तों, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास ओ लेवल डिप्लोमा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चॉइस है और मुझे लगता है आपके पास इनमें से कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो आइए दोस्तों, इन्हें डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर में कई सारे डिप्लोमा ऐसे होते हैं जो 12th के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, जैसे कि DOAP यानी कि डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, जैसे कि डोमा डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, जैसे कि ADC यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर। इस तरह से कुल मिलाकर 28 डिप्लोमा की लिस्ट दी गई है जो 1 साल के होते हैं और ये कंप्यूटर से होते हैं और आप इन्हें 12th के बाद कभी भी कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है तब भी आप तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और उनका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए अब आपके पास 28 में से एक भी डिप्लोमा नहीं है, फिर भी यहाँ पर आपके पास एक तीसरी चॉइस है और वो ये है कि आपने PGDCA या फिर DCA किया हो। ये भी डिप्लोमा है जो कंप्यूटर से होता है और ये भी 1 साल का होता है। आपके पास चौथी चॉइस है कि आपने DIT यानी कि डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हो और ये डिप्लोमा 1 साल का होता है, लेकिन ये डिप्लोमा उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया है तो आपका डिप्लोमा उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 5वीं चॉइस आपके पास ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में
कम से कम 1 साल तक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो तब भी आप एलिजिबल हैं। आपके पास छठवां ऑप्शन भी है और वो ये है कि अगर आपने IT से BSc की है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से BSc की है या MCA, BTech, A लेवल, B लेवल या C लेवल कंप्यूटर कोर्स किया है तब भी आप इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इनके अलावा अगर आप BCA, साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी से MSc या फिर BSc में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है तब भी आप एलिजिबल हैं। इन सब के अलावा भी आपके पास कई सारे और भी ऑप्शन हैं, जैसे कि आपने राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम 1 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया हो या फिर ITI से 1 साल का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसे कोपा कहते हैं आपने ये कोर्स कंप्लीट किया हो या फिर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया हो तब भी आप इन तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये सभी डिप्लोमा आपने किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किए हों, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन सेम है कि आपने इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा किया हो और आपका डिप्लोमा नाइलेट द्वारा मान्यता प्राप्त हो, केवल DIT यानी कि डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छोड़कर, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर आपने DIT डिप्लोमा किया है तो आपका ये डिप्लोमा उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या मांगी गई है। दोस्तों इसमें आपकी एज 1 जुलाई 2025 को 21 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। अगर डिटेल में बात करूं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच है, तो फिर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 33 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये रिलैक्सेशन केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और जिनके पास उत्तर प्रदेश का वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है। आइए दोस्तों आप जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। दूसरी स्टेज में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तीसरी स्टेज पर टेस्ट होता है और चौथी स्टेज पर मेडिकल टेस्ट होता है। आइए दोस्तों इन चारों ही स्टेज को डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों पहली स्टेज पर एक रिटन टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और ये टेस्ट ऑफलाइन होता है, यानी कि आपका ये टेस्ट OMR शीट पर होगा। ये टेस्ट 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन हिंदी और कंप्यूटर का होता है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हिंदी के होते हैं और कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल नंबर 100 होते हैं। दूसरा सेक्शन GS का होता है, इसमें भी 50 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर 100 ही होते हैं। तीसरा सेक्शन मैथ का होता है और चौथा सेक्शन रीजनिंग का होता है। इन दोनों सेक्शन में भी बाकी सेक्शन की तरह क्वेश्चन और नंबर सेम होते हैं, यानी कि चारों सेक्शन को मिलाकर टोटल क्वेश्चंस 200 होते हैं और टोटल नंबर 400 होते हैं। इस एग्जाम में आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इस एग्जाम में आपको हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना होगा, यानी कि आपको हर एक सेक्शन में 100 में से 35 नंबर लाने होंगे और आपको इस एग्जाम को ओवरऑल भी क्वालिफाई करना होगा, यानी कि आपको 400 में से 160 नंबर तो लाने ही होंगे, तभी आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने होंगे। अगर आप किसी भी सेक्शन में 100 में से 35 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपको इस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों आपकी मेरिट केवल और केवल रिटन एग्जामिनेशन से ही बनेगी, बाकी की सभी स्टेज क्वालिफाइंग नेचर की होती हैं। दूसरी स्टेज पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें अगर आप लड़के हैं तो आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 156 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपैंड यानी कि फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी चेस्ट 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपैंड यानी कि फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपकी हाइट 145 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लड़की हैं तो आपका वेट कम से कम 40 किलोग्राम तो होना ही चाहिए। दोस्तों तीसरी स्टेज पर स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट के अंदर टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट दोनों होते हैं। अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट दोनों देने होते हैं। लेकिन अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको केवल
टाइपिंग टेस्ट ही देना होता है। टाइपिंग की बात की जाए तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कॉन्फिडेंशियल और क्लर्क दोनों के लिए टाइपिंग स्टैंडर्ड सेम है, यानी कि हिंदी में टाइपिंग स्पीड कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट। लेकिन अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंट के लिए टाइपिंग टेस्ट देंगे तो वहां पर आपको केवल हिंदी में टाइपिंग करनी होगी और आपकी टाइपिंग स्पीड होगी 15 शब्द पर मिनट। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल में टाइपिंग स्पीड के साथ साथ स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होता है और स्टेनोग्राफी टेस्ट में आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुति लेख करना होगा। दोस्तों इसके बाद फाइनली आखिरी स्टेज पर मेडिकल टेस्ट होता है और आपका मेडिकल टेस्ट पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार होता है। अगर आप मेडिकल टेस्ट में अनफिट पाए जाते हैं तो फिर आपको फाइनली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन इनमें से किसी भी पोस्ट पर होता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं हर किसी पोस्ट के लिए ग्रेड पे और सैलरी अलग अलग है। इसके अलावा दोस्तों अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।